हेलो, वेलकम टू माय चैनल बायोपीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इसको मैंने 5 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, वी विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज बायोलॉजी। सेकंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड फिफ्थ इज टेक्सोनोमिकल एड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी है क्या। Biology is divided into two parts. Bio means life and logy means to study. The study of living organisms is known as biology. Biology की दो branches है, botany and zoology. Study of plants is known as botany and study of animals is known as zoology. And the father of biology is Aristotle. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकते हैं कि ये लिविंग है कि नहीं है। कैसे हम नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या फीचर्स है जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से डिवाइड करती है। पहले हम इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज मूवमेंट, अगर किसी चीज़ में मूवमेंट होता है तो लिविंग है। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, वो होता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सेंसिटिविटी है, जैसे कि अगर टच मी नॉट प्लांट देख लो, उसको अगर हम टच करते हैं तो उसकी जो लीफ है वो मुड़ जाती है, दैट इज सेंसिटिविटी। फोर्थ इज ग्रोथ, अगर किसी चीज़ में ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिफ्थ इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इट मीन्स डिवाइड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू two, that means production of new organisms is known as reproduction. Fifth is metabolism, metabolism जो हमारे बॉडी में जो है केमिकल्स कुछ बनते हैं और कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिफ्थ इज कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारी बॉडी में क्या केमिकल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वी आर सेल्फ अवेयर ऑफ अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट इज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मीन्स हमारी बॉडी में जो हम इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनल एनर्जी मेंटेन करते हैं वार्मथ के लिए, उसे बोलते हैं हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन, यानी कि हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। एंड लास्ट वन इज द डेथ, डेथ तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। फर्स्ट सबसे पहले अब आ जाते हैं हम ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्रोथ होता क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज ग्रोथ। यानी कि कभी किसी ऑर्गेनिजम्स का वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, दैट इज ग्रोथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है बाय मास, नॉट बाय नंबर, यानी कि एक यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म। लेट्स फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा इफ इट अगर इसमें सेल डिवीजन होता है तो वो दो भागों में बांट जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर सेल डिवीजन होता है तो वो रिप्रोडक्शन के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होता है थ्रू सेल डिवीजन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो चीज़ है, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में भी सेल डिवीजन होता है एंड प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट वो हाइट बढ़ती ही जाती है उनकी। क्यों बढ़ती है, प्लांट में जो शूट टिप है यानी कि जो स्टेम का जो टिप है उस पर मेरिस्मेटिक रीजन होता है, मेरिस्मेटिक रीजन होता है जो कि कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहता है, इसीलिए हाइट बढ़ती जाती है। या फिर रूट के टिप पे भी ये मेरिस्मेटिक रीजन प्रेजेंट रहता है जो डिवाइड करता है, तो रूट भी नीचे नीचे बढ़ती जाती है। अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स में भी सेल डिवीज़न होता है और एनिमल्स में ग्रोथ जो होता है वो अप टू सर्टेन एज तक होता है, यानी कि कम 17 to 18 ईयर्स तक होता है एंड उसके बाद में ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन सेल डिवीज़न होते रहता है, जो डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए या फिर कोई भी जो डेड सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीज़न होता रहता है। अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होता है। कैसे, अगर हम बात कर लेते हैं सैंड माउंट की, यानी कि सैंड का जो टीला होता है उसको बोलते हैं सैंड माउंट। तो उस पर सैंड जो है आके इकट्ठा होते रहता है,
ऊपर ऊपर इकट्ठा होते जाएगा तो यानी कि ये ग्रोथ हो रहा है, हाइट तो बढ़ रही है इसकी भी, तो यानी कि ग्रोथ हो रहा है। तो ये ग्रोथ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हाइट बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होता है आउटर सरफेस पे होता है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होता है फ्रॉम इनसाइड, यानी कि इनसाइड में बॉडी सेल्स डिवाइड करती रहती है, इनसाइड टू आउटसाइड होता है और इसमें आउटसाइड होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम मेटाबॉलिज्म के बारे में। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो पार्टों में डिवाइड होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल इनटू टू पार्ट्स टू रिलीज एनर्जी, जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। सो रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल हो रहा है। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि इफ द टू मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म वन बिग मॉलिक्यूल, दैट इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एग्जांपल ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंबाइन होकर बनाता है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज एक सिंथेसाइज हो रहा है थ्रू टू और मोर पार्टिकल, तो ये हो रहा है एनाबॉलिज्म। सो ये रिएक्शंस जो है हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होते रहते हैं, ये कंबाइंड रिएक्शन, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये सिर्फ डिफाइनिंग फीचर्स हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ये आता है फॉर डिफाइनिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी। सो द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंट स्टिमुलाई इज नोन एज सेंसिटिविटी। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं मिमोसा प्यूडिका, दैट मीन्स टच मी नॉट प्लांट, अगर हम उसको टच करते हैं तो उसकी लीफ जो है रिकॉइल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस सेंसिटिविटी। सो एनिमल्स जो है अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है थ्रू सेंस ऑर्गन, जैसे कि आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एक्सेट्रा। बट प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो स्टिमुलाई है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट। जो सनफ्लावर जो है आपने देखा होगा, सनफ्लावर हमेशा जहाँ सन जाता है वैसे उसी डायरेक्शन में जाता है, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है सन को। तो वाटर, टेम्परेचर और टच, ये सब जो है सेंसिटिविटी होती है प्लांट्स और एनिमल में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये सेंसिटिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड में जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट से बहुत सारे स्पोर्स निकलते हैं। तो वो स्पोर्स, ये स्पोरोफाइट जब ब्रस्ट होता है तो ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट होके न्यू ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें। नेक्स्ट आता है ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट आप ले लेते हैं एक एग्जांपल, ईस्ट में जो है बडिंग होती है तो each bud when detached from the parent yeast then it germinates to form a new organisms। तो ईस्ट में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ये एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट इज प्लानेरिया। प्लानेरिया में रीजनरेशन होता है। प्लानेरिया अगर हम देखें ऐसे होता है स्ट्रक्चर, प्लानेरिया को अगर जैसे ये पीछे वाला पोर्शन अगर कट गया है तो इट विल रीजनरेट इट्स ओन पार्ट, तो ये रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मैंने पहले भी आपको बताया था अमीबा के बारे में। अमीबा में सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के थ्रू वो 2 या 2 से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है, तो उसमें सेल डिवीज़न के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और ह्यूमन में तो आप जानते ही हैं, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट मीन्स एक मेल होता है और एक फीमेल होता है।
मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं एंड वो दोनों कंबाइन होके एक फिर बनाते हैं जाइगोट, देन एम्ब्रियो बनता है, देन उसके बाद में फिर बेबी प्रोड्यूस होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें म्यूल या फिर जो स्टेराइल वर्कर भी या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? नहीं, वो सब इन सब में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये हम सिर्फ रिप्रोडक्शन को एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसके लिए ये सारे चीज़ रिस्पॉन्सिबल है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन बींग्स को सब पता है कि ब्रेन में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, बट ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग बट नॉट ऑफ इंटरनल सेल्फ। नेक्स्ट इज hemostasis. Hemostasis means maintenance of internal environment is hemostasis. जैसे कि अगर हम जो स्किन के नीचे फैट होता है और वो फैट जब बर्न होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होता है जो कि हमें वार्मथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा जो ये एनर्जी बैलेंस हो सकता है थ्रू एटमॉस्फेयर और हमारे बॉडी में जो एनर्जी बैलेंस होता है उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होता है यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर निकल जाता है बाहर, तो प्लांट को वो कूल कर देता है, तो वो हीमोस्टेसिस हो रही है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हो रहा है। हमारी बॉडी में भी हम स्वेट बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है, सो वो इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू मेंटेन हो रहा है हमारा बॉडी। नेक्स्ट इज adaptation. If it enable the organisms to adjust to their environment. For example, if we take the cactus में जो लीफ जो होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन एंड टू रिड्यूस द वाटर लॉस। सो वो एडेप्टेशन है फॉर देयर सर्वाइवल। और एनिमल्स की अगर हम बात करें, कैमल ले लेते हैं हम, कैमल में हम्प होता है या फिर कैमल में जो आई लैशेस होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, आई लैशेस प्रोटेक्ट करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सैंड आता है वो उनकी आंखों में ना जाए। और हम्प जो होता है, हम्प में बहुत सारा पानी वो स्टोर कर सकते हैं, जो कि डेजर्ट एरिया में बहुत पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो वो बहुत देर तक बिना पानी के रह सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ बॉल ऑफ स्नो इज रोल्ड ओवर द स्नो, इंक्रीजेस इन मास, volume and size. Is this comparable to the growth as seen in the living organisms? इसको अगर हम हिंदी में समझें, यानी कि एक स्नो बॉल है, इसमें और भी स्नो बॉल आके इकट्ठे हो जाते हैं, सो इज दिस कंपेरेबल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसका मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं इसमें, इसलिए बिकॉज इन दिस केस in non-living object the accumulation of material occur from outside, not from inside, but in living organisms due to the cell division the growth occur from inside of the body, not from the outside. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, what is mean by the living organisms का मतलब क्या है? तो एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो a living organism is self replicating, evolving, self-regulating and responding to the internal external environment. This is known as living. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।